हेलो ऑल। तो चलिए आज से शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के थ्रू। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या और इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से और कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है ना। क्या खामियाँ थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसके वजह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ देखना शुरू किया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे कुछ परेशानियाँ थी, है ना। कि हम ये समझते थे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि अगर बायर है, अगर खरीदने वाला है तो सेलर भी होगा, है ना। अगर किसी को सामान की ज़रूरत है, डिमांड है, तो सप्लाई देने वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने समझा कि ऐसा होता नहीं है ना। हमको एग्रीगेट के रूप में ही देखना पड़ेगा अगर पूरे इकोनॉमी को समझना है। हम अगर ये समझने की ज़रूरत है हमको कि इकोनॉमी में प्राइसेस कैसे बढ़ घट रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ऐसा है, तो ये सब देखने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमको ना एग्रीगेट लेना पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, कैसे एक प्रोडक्ट दूसरे पे प्रभाव डालते हैं प्राइसेस पे, कैसे एक प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे पे प्रभाव डालता है, कैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस में इंक्रीज होना दूसरे पे इफेक्ट डालता है। ये सब हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे और इन वीडियो लेक्चर्स में एनसीईआरटी ही फोकस में रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों है, तो ये सब बात हम साइड में रखते हैं क्योंकि पहले भी ये देख चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं कि यहाँ पे ना इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही एक्सप्लेन करता है और ये बता रहा है कि कैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। और फाइनली एग्रीकल्चर अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है तो ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इकोनॉमी का, एक कंट्री का, वो डिपेंडेंट होगा किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर पे। तो इसको ना शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, हैंड रिटन है। तो राइज इन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन इंडस्ट्रियल गुड, कि जैसे ही आपका प्रोड्यूस होगा, अच्छा अगर खेती है तो इंडस्ट्रियल गुड होगा। तो ये ना बेसिकली पिछले लेक्चर में है तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि आपको अगर देखना हो कि कैसे इंडस्ट्रियल गुड कैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन से, तो ये सेम चीज़ लिखा है लास्ट लेक्चर में ये दिया है, तो आप वहाँ से देख लें इसको। और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स ना पढ़ते पढ़ते बात आती है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक एक प्रोडक्ट को समझते हुए इकोनॉमी को नहीं समझ पाते हैं तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि कुछ गुड्स को हम इकट्ठा ले लें, है ना। कुछ गुड्स ऐसे जो हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव गुड्स हैं, ताकि वो ना एक ग्रुप ऑफ गुड्स का प्राइसेस बताए। तो ये लेना आसान होगा हमारे लिए कि जैसे एग्रीकल्चर अगर रिलेटेड है इंडस्ट्रियल गुड से, तो हम कोई एक ऐसा सामान ले लें जो हमको ये बताए कि अगर इसके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो हमको ये अंदाज़ा लगेगा कि इसके साथ जो भी ग्रुप में आइटम है ना उनका ही प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन ना इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम मान लो कोई एक आर्टिकल ले लेते हैं, एक एक जैसे कि मान लो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी का एग्रीकल्चर गुड ले लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर गुड तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं कि अगर इस गुड्स की ज़रूरत है तो इसका सप्लाई भी होगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मान लो कि एग्रीकल्चर गुड और इंडस्ट्रियल गुड, यहाँ देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल कमोडिटीज आर ऑफ ए डिफरेंट नेचर। प्रोडक्शन कंडीशन जो है ना, जो प्रोडक्शन कंडीशन इंडस्ट्रियल गुड के लिए है, जो जो चीज़ें चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए या फिर वहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो काफ़ी अलग है इंडस्ट्रियल, वो काफ़ी अलग है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर में क्या उगाते हैं, फसल उगाते हैं ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट होगा, काफ़ी अलग है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से। पहली बात तो ये रही। तो फिर दोनों को हम इकट्ठा कैसे देख सकते हैं एक साथ कि एक प्रोडक्ट है एक्स मान लो, तो ये प्रोडक्ट अगर एक्स एग्रीकल्चर का है और वाई ये कोई इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों सिमिलर तो नहीं होगा ना, काफ़ी अंतर है, दोनों के कंडीशन में ही अंतर है। इसके लिए एग्रेरियन सोसाइटी चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, इसके लिए रॉ मटेरियल अलग चाहिए होंगे, इसके लिए वर्कर्स अलग चाहिए होंगे, स्किल्ड लेबर चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बात है। दूसरा,
If we treat a single category of labor as a representative of all kind of labor, we may be unable to distinguish the labor of manager of a firm from the labor of accountant of the firm. मतलब क्या कि अगर हम ना लेबर को मान लें कि एक कमोडिटी है, एक कैटेगरी है, रिप्रेजेंटेटिव गुड है ये हमारा लेबर, ठीक है, वर्कर मजदूर, लेकिन क्या सारे वर्कर एक जैसे? नहीं। सारे को क्या एक जैसी सैलरी मिलती है? नहीं। सारे के पास क्या एक जैसी सुविधाएं हैं? नहीं। तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। अगर एग्रीकल्चर लेबर की बात करें और इंडस्ट्रियल लेबर की जो एक मैनेजरियल पोस्ट पे या कोई भी इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर में, तो उसके लिए तो काफ़ी कंडीशंस अलग है ना। तो फिर ये तो फेल होता है यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन हमको बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गुड में क्या खामियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं और हम जल्दी जल्दी करेंगे इस चैप्टर को ताकि हम आगे बढ़ सकें, अपने मेन टॉपिक्स पे आ सकें। यहाँ भी इंडस्ट्रियल, यहाँ भी इंट्रोडक्शन ही है। तो ओके, अब यहाँ पे ना इस पेज में कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे द नियरेस्ट दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स गॉट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज व्हेन इट लुक्ड एट जनरल इक्विलिब्रियम, meaning the equilibrium of supply and demand in each market in the economy. अपना कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ना मैक्रो के सबसे नज़दीक तब आता है जब वो जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ बिहेव करता है। अब ये क्या बात है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक एक गुड्स पे इंडिविजुअल लेवल पे हम देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम गुड्स को देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट चाहिए होगा तो दूसरा उसका सप्लायर भी आ ही जाएगा। इसको कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इससे पहले ना हमको एक चीज़ देखना था कि मार्केट के बारे में, कि मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, इस पैराग्राफ में मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। रिप्लेस एंड मार्केट को तो ऐसा ही डिफाइन करते हैं ना कि मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। और वहाँ पे होता क्या है, सेलर ट्राइज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यहाँ पे है कहीं पे ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सेलर क्या करता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने का काम करता है, वो कोशिश करता है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा जा सके। बायर क्या करेगा यहाँ पे, बायर करता है कि ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम कितना ले सके। मतलब मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये में ना हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स ले सके जो मेरे काम का है। बायर का ही काम है ना, बायर तो प्रॉफिट नहीं देखता ना, बायर को तो इन्वेस्ट करना ही है, बायर को खर्च करना है। तो बायर क्या करता है, बायर ये कोशिश करता है कि ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ जो गुड्स है ना ज़्यादा से ज़्यादा आ सके मेरे सुविधा के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, मेरे इनकम के हिसाब से। तो मार्केट वाली ये बात है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं जनरल इक्विलिब्रियम में और पार्शियल इक्विलिब्रियम में। समझते हैं इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है। पार्शियल इक्विलिब्रियम है क्या, तो मान लो डिमांड है 2 लीटर ऑफ पेट्रोल की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही कहता है कि डिमांड है 2 लीटर ऑफ पेट्रोल की, तो सप्लाई भी मिलेगा 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर किसी को ज़रूरत है तो कोई यहाँ ही जाएगा। तो एक्स रुपीज़ पर केजी कुछ हिसाब है पेट्रोल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बातें हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं वो ये है कि हमने ना एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है कि जो अदर मार्केट्स हैं ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मार्केट है, लेबर मार्केट है, वो सब अनचेंज हुआ है। प्राइसेस बढ़ने घटने से ना इन चीज़ों पे असर नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा है तो नहीं ना। पेट्रोल अगर अभी तो हाल में बढ़ रहा है ना, पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो इससे क्या लगता है आपको कि केवल पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, हम पैसे लगे गए, पेट्रोल दे दिए, हमने पेट्रोल ले लिया, बात खत्म? नहीं, इससे कई सारे सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ते हैं। और यहीं पे आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉरी, जिसको हम जनरल इक्विलिब्रियम के रूप में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, मान लो सपोज द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज करता है पेट्रोल का प्राइस, जो कि हो रहा है। इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगे, इसके प्रभाव क्या क्या होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, है ना, जो ट्रक बस जिससे हमारा गुड्स आता है इंडस्ट्री से निकल के कंज्यूमर तक, होलसेल मार्केट तक, वो बढ़ेगा, तो उसका कॉस्ट ऊपर जा रहा है, एरो से दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जाएगा तो व्हीट सप्लाई डिक्रीज होगा, अब प्राइसेस बढ़ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई में कमी आएगी। फिर तो इसका प्रभाव क्या होगा कि रेजिंग व्हीट के प्राइस में राइज होगा, राइजिंग व्हीट प्राइस, रेज होगा प्राइस में, है ना, ऊंचा जाएगा प्राइस, क्योंकि सप्लाई है नहीं। तो फार्मर क्या करेंगे, फार्मर डिमांड करेंगे हायर वेज फॉर वर्क, क्योंकि व्हीट का प्राइस ज़्यादा चला गया। तो फार्मर भी कहेंगे कि अब तो प्राइस हमको ज़्यादा चाहिए।
इसका प्रभाव क्या होगा? फाइनली आम आदमी के पास फूड प्राइस का राइज होगा, फूड प्राइसेस में राइज होगा। ओके, कंज्यूमर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर अदर गुड। तो अगर आप पैसे मान लो आप पहले 1,000 रुपये खर्च करते थे अनाज खरीदने पे, अभी वही खर्च 1,500 रुपये। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि आपके पास दूसरे सामान खरीदने के लिए, क्लॉथिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो घूमने के लिए आप खर्च करते थे, जो बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे कम बचेंगे। तो कंज्यूमर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर अदर गुड्स, दूसरे सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे कम है, तो डिमांड फॉर अदर गुड्स, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल। इसका असर क्या होगा फाइनली कि डिमांड जो अदर गुड्स का होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, जो क्लॉथ्स होगा, उसका डिमांड घटेगा, कमी आएगी उसके डिमांड में। तो पता चला कि केवल पेट्रोल का प्राइस बढ़ना या घटना कैसे दूसरे मार्केट को भी प्रभावित करता है, दूसरे प्रोडक्ट्स को भी प्रभावित करता है। तो अ चेंज इन वन मार्केट अफेक्ट्स अदर मार्केट। ठीक है, तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों को एनालाइज करता है, इंटरकनेक्टेड मार्केट को एनालाइज करता है। सबसे पहली बात तो हम ये समझते ही नहीं थे पहले कि मार्केट इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इंटरकनेक्टेड मार्केट को एनालाइज करने लगता है, जब समझने लगता है चीज़ों को और एक दूसरे को फुलफिल करने लगता है डिमांड, तो फिर ये क्लोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है ना, क्योंकि हर एक मार्केट ना एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के एकदम करीब आ जाता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम है क्या? स्टडिंग वन रूम इन अ हाउस, कि जैसे एक घर है तो एक रूम को अगर स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें कई सारे रूम होंगे। अगर एक बार में हम एक रूम को स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम कहेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टडिंग हाउ ऑल द रूम्स ऑफ हाउस आर कनेक्टेड। रास्ते, वो पैसेजेस जिनके थ्रू एक रूम दूसरे से कनेक्टेड है, अगर उसको हम स्टडी करने लगते हैं कि एक मार्केट दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर कि पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है, देयरफॉर जनरल इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स कम्स नियरेस्ट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम है कि जब हम कनेक्शन देखने लगते हैं कि कैसे कनेक्टेड है, तो तब माइक्रो इकोनॉमिक्स या जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो एकदम से पास आ जाता है जनरल के। और यहीं पे हम फिर ये देखते हैं कि मैक्रो के एकदम पास आ गया। ठीक है, ये लिखा है। नाउ इसके अलावा इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में लिखा है, वही कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक्स, ये सब हैं स्टेक होल्डर्स जो एक दूसरे को प्रभाव करते हैं। ये फाइनली हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी में, जब 3 सेक्टर 2 सेक्टर मॉडल हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। फ़िलहाल के लिए एडम स्मिथ के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और एडम स्मिथ और काइंस इकोनॉमी भी पढ़ा था हमने कि ये माइक्रो के तरफ ज़्यादा थे। ये सेल्फ इंटरेस्ट इन्होंने बताया था कि जो मार्केट है ना, बायर सेलर ना केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, बाकी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हाँ यही है यहाँ पे वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में ये सब हमने किया हुआ है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। PDF अटैच होगा इस लेक्चर के साथ में, तो उसकी टेंशन नहीं है। नाउ इसके आगे ना एडम स्मिथ के बारे में, तो ये हल्की सी उनके बारे में जीवनी नहीं हम कहेंगे, इंट्रोडक्शन है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ना ओके तो ओके हाँ, यहाँ पे एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम ये देखते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट में लोग काम करते हैं, अगर बायर है तो सेलर भी यहाँ ही जाएगा। लेकिन ना ये फेल कहाँ होता है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना कुछ केसेज में मार्केट डिड नॉट और कुड नॉट एग्जिस्ट। मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मार्केट तो वो जगह है जहाँ पे बायर सेलर इंटरेक्ट करेगा, लेकिन मार्केट अगर है ही नहीं तो बायर सेलर इंटरेक्ट क्या करेगा। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे कि बायर और सेलर इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन वो मार्केट ही नहीं है, अब ये कैसे हो सकता है, देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स एज मार्केट इज एब्सेंट। ये कब होता है? Microeconomics assumes the existence of market where buyer and seller interact and prices are determined through demand supply। तो assume करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स कि जो बायर और सेलर है ना वो इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अब फर्स्ट में देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है,
वो रिवर के पास एक फैक्ट्री लगी हुई है, और तो मान लीजिए वो फैक्ट्री कुछ प्रोडक्ट बना रही है, तो ये कुछ प्रोडक्ट बनाती है। क्या ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पे क्लीन एयर और क्लीन वाटर लाया जा रहा है या फिर सप्लाई किया जा रहा है? हार्म तो हो रहा है ना, कि हम एयर को, एटमॉस्फेयर को या वाटर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि क्लीन और वाटर के एक्सचेंज के लिए या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए कोई मार्केट है? नहीं है ना, नहीं है। एक तरफा हो रहा है। दूसरा, मोनोपोली। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है एक्स, और ये प्रोडक्ट ना एक्स केवल एक ही कंपनी बनाती है, तो इसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, क्या ये डिमांड सप्लाई के ऊपर होगा, वो या वो कंपनी जो प्राइस रखना चाहेगी अपने हिसाब से, वो प्राइस होगा इस प्रोडक्ट का? ऑब्वियस ही बात है, मार्केट तो है ही नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं। अगर मार्केट नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि जो वो कंपनी रखना चाहेगी इसका प्राइस, वही होगा इसका प्राइस ना, सिंपल है ना। when one seller exists when only one seller exists, the prices are determined by the monopolist. Only one seller exists, the prices are determined by the monopolist rather than by free interaction of demand and supply। ठीक है। थर्ड में गवर्नमेंट प्रोविजनल सर्विसेज। अब कुछ सर्विसेज तो गवर्नमेंट भी देती है ना, जैसे कि पुलिस का सर्विस है, तो पुलिस का सर्विस के लिए क्या इसके लिए कोई मार्केट है? क्या इसके डिमांड के लिए, इसके सप्लाई के लिए कोई मार्केट है क्या? नहीं है ना, ये तो आपको आराम से मिल रहा है। इसके ट्रांजैक्शन के लिए मार्केट तो नहीं है, तो डायरेक्टली आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ना। ओके। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी ये कहता है, बाय द वे हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ फेल करता है, तो उसके कुछ कंडीशंस हैं। सेकंड में, इन अदर केसेस द मार्केट एग्जिस्टेड बट फेल टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा केस ये है कि मार्केट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम ना पूरा नहीं कर पा रहा। बाय द वे इक्विलिब्रियम है क्या? तो मान लीजिए एक पानी की टंकी है, जिस रेट से पानी आया उस रेट से पानी आउट, ये इक्विलिब्रियम है। डिमांड सप्लाई में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसको? जितने का डिमांड उतने का सप्लाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, याद रखना है, जितना इन उतना आउट, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है। सेकंड में कि मार्केट एग्जिस्टेड बट फेल टू प्रोवाइड इक्विलिब्रियम, ऐसे कब हो सकता है? तो मान लीजिए कि फिर से कोई फैक्ट्री है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि फैक्ट्री है, एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और रिवर को पोल्यूट करता है। कोई रिवर है वहाँ पे पास में, उसको पोल्यूट कर रहा है, लेकिन और वो मान लीजिए एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो एक्स जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें क्या वो कंपनी जो पॉल्यूशन है उसका कॉस्ट इंक्लूड कर रहा है क्या? नहीं है ना। मार्केट प्राइस ऑफ स्टील, मान लीजिए कोई स्टील प्रोड्यूस कर रहा है कोई कंपनी, तो वो जो रिवर का पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, क्या इसका प्राइस वो इंक्लूड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो ये तो केवल सप्लाई कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम तो नहीं कर रहा कि जितने का नुकसान हो रहा है, जितने का वो ले रहा है ना, जितना का वो ले रहा है इन्वायरमेंट से या पानी जितना वो ले रहा है फिर उसको गंदा कर रहा है, वो सेम टू सेम वापस नहीं कर रहा ना, तो मार्केट तो है नहीं। सॉरी, मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम तो नहीं कर रहा ना। ओके। लास्टली थर्ड पॉइंट है कि most importantly, in a large number of situations, society or the state or the people as a whole had decided to pursue certain important social goals unselfishly। अब ये क्या है कि मान लीजिए हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो वॉलेंटियरली या फिर खुद से कुछ सहयोग देने का काम करते हैं, कि ठीक है खुद से बीड़ा उठाते हैं कि चलो हम सफाई करते हैं, मोहल्ले की सफाई करते हैं, या फिर कोई भी काम हो सकता है ऐसा जो वो खुद से करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी तो मार्केट नहीं है ना, डिमांड सप्लाई, तो यहाँ पे फेल होता है फिर। द आइडिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लार्जली बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट इंडिविजुअल एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो आइडिया ही बेस्ड है कि इंडिविजुअल ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, डिमांड सप्लाई, एक अगर डिमांड करने वाला है दूसरा सप्लाई करने वाला है। लेकिन सोसाइटी में इसके बियॉन्ड भी सर्टेन लोग हैं जो कुछ अलग काम करते हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में कोई फ्री में इलाज कर सकता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलता है, डिजास्टर रिलीफ चलता है। इसके लिए तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि ये सेल्फ इंटरेस्ट से ये ड्राइव हो रहा है। ये सब जो काम है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का, आप देखते हैं ना कहीं कहीं पे अभी हाल में खबर आती रहती है कि मुंबई में लोग पेड़ काटने पहुँचे गवर्नमेंट एजेंसी, तो लोग वहाँ पे जुट जाते हैं कि हम नहीं काटने देंगे पेड़। तो ये तो हो रहा है ना इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। लोग सेल्फ इंटरेस्ट में तो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो
ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहे हैं ना, कि ज़्यादा लोगों का भला हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। डिजास्टर रिलीफ करते हैं, डिजास्टर रिलीफ लोग भी तो करते हैं, डिजास्टर रिलीफ गवर्नमेंट भी करती है ना। तो ये सारी बातें यहाँ तक। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो 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 थ्योरी था कि सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है कोई भी इंडिविजुअल, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल होता दिखता है हमको। ठीक है, ऑल गुड, ओके। अब यहाँ पे एडम स्मिथ के बारे में इंट्रोडक्शन है, तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। आगे वीडियो में हम साथ में पढ़ाई करेंगे फिर से, और उसमें जानेंगे हम इमरजेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमने पढ़ाई हुआ है। हम जानेंगे कि जो ये डिसीजन मेकर्स हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि जो डिसीजन लेने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम कि वो ना नेशन के बारे में, हम इकोनॉमी नेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि कैसे एक सेक्टर दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें जो डिसीजन लेने वाले होंगे वो कौन से होंगे, तो वो हो सकते हैं स्टेट, स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो हो सकता है, वो हो सकती हैं स्टेचुअरी बॉडीज। स्टेचुअरी बॉडी क्या है, हमारे ना ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी संस्थाएं हमारे देश में, जैसे कि मान लो इलेक्शन कमीशन है, जैसे कि यूपीएससी है, जैसे कि बीपीएससी है, ये सब आप नाम जानते हैं। तो ये दो तरह की संस्थाएं होती हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, वो संस्थाएं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा एक आता है स्टैट्यूटरी, ये कौन होती है, इनको गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बनाने का मतलब गवर्नमेंट लॉ ला के ये बनाती है। ठीक है, जब संविधान लिखा गया था तो कुछ संस्थाएं उसमें बनाई गई थी जो हमारे देश को चलाने का काम करती है, जैसे कि ईसी है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी है, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही हर एक स्टेट के अपने अपने सर्विस कमीशन होते हैं। एसपीएससी हो गया, जैसे कि बीपीएससी मान लीजिए, यूपीपीएससी है। दूसरा है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये बॉडीज़ कौन से हैं, जिनको गवर्नमेंट एक्ट ला के बनाती है, जैसे कि सेबी एक्ट, सेबी के बारे में बैंकिंग में पढ़ेंगे। आरबीआई है, रिजर्व बैंक आपको पता है, ये भी एक एक्ट से ही बना हुआ है। किस एक्ट से, आरबीआई एक्ट 1934। तो ये दो तरह के बॉडीज़ हैं हमारे देश में। ठीक है, अब यहाँ हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटी का मामला है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डिसीजन लेने का काम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल का डिसीजन होगा, ये यही सब मिलकर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे चोरी बड़ी स्टेट, स्टेट में बहुत सारे, स्टेट केवल गवर्नमेंट का ही नाम नहीं है, वो सारी संस्थाएं जो स्टेट के नाम से चलती हैं वो सभी स्टेट के अंदर ही आती हैं। या फिर स्टेचुअरी बॉडीज, जैसे कि रिजर्व बैंक, आरबीआई हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये पढ़ेंगे मनी बैंकिंग में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें